हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं समुद्र विज्ञान का। चूंकि जलमंडल आपके सिलेबस में लिखा हुआ है और जलमंडल के अंतर्गत आपको अध्ययन समुद्र विज्ञान अर्थात ओशिनोग्राफी का करना होता है। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत समुद्र कितने क्षेत्रफल में विस्तृत हैं, इनकी अवसंरचना किस तरीके की है, साथ ही साथ इनका निर्माण किस तरीके से हुआ है, इन सभी का हमें अध्ययन करना होता है। तो निर्माण तो हम पहले ही देख चुके हैं कि आखिर समुद्रों का निर्माण किस तरीके से हुआ था। मैंने आपको बताया था कि जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो ठंडी होने के बाद यहां पर बहुत सारी गैसों का मिश्रण हुआ और गैसों के मिश्रण होने से बादल बने और बादलों की वर्षण से ही यहां पर जल का एकत्रण हुआ और सागरों का निर्माण हुआ। और यदि हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें तो वहां भी बताया गया था कि ये जो चारों ओर जल भरा हुआ है और जो हमारा स्थल मंडल है जिसमें 7 बड़े महाद्वीप और 5 बड़े महासागर हैं, तो ये सारे के सारे स्थल आपस में जुड़कर पेंजिया के रूप में थे और उसके चारों ओर जो जल भरा हुआ था उसे पैंथालासा कहा गया था। तो इस तरीके से समुद्र का हमने अध्ययन किया हुआ था। लेकिन अब हम समुद्र विज्ञान के अंतर्गत यह अध्ययन करेंगे कि समुद्र में नीचे किस तरीके की आकृति होती है, उसमें किस तरीके के निक्षेप होते हैं। तो इन सभी का अध्ययन हमें इसके अंतर्गत करना होता है। समुद्र विज्ञान की बात करें या समुद्र की बात करें तो आपकी पृथ्वी पर या हमारी पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, तो 5 बड़े महासागर हैं। कितने हैं? 5 बड़े महासागर। जल की उपलब्धता की बात करें तो जल बहुत ज्यादा है। 71% क्षेत्रफल पर जल ही जल है और 29% क्षेत्रफल पर क्या है? स्थल है। यदि हम संपूर्ण पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट दें, एक होता है उत्तरीय गोलार्ध जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, या फिर इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश होता है जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है, ये संपूर्ण पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। उत्तर के क्षेत्र को उत्तरीय गोलार्ध कहा जाता है। सॉरी, एक मिनट देख लेते हैं इसको। तो जो उत्तर का भाग है उसे क्या कहा जाता है? उत्तरीय गोलार्ध कहा जाता है। ये 2 भागों में बांट देता है 0 डिग्री अक्षांश, ये कहलाता है उत्तरीय गोलार्ध। और जो दक्षिण का क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है दक्षिणीय गोलार्ध। तो उत्तरीय गोलार्ध में यदि हम स्थल और समुद्र की बात करें, किसकी बात करें? स्थल खंड और समुद्र की बात करें या जल की बात करें, तो उत्तरीय क्षेत्र में यहां पर जो 60% भाग है वहां पर स्थल विस्तृत है, अर्थात टोटल भूभाग के 60% भाग पर स्थलखंड है और 40% भूभाग पर जलखंड है, अर्थात जल उपस्थित है। लेकिन यदि हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें जहां पर स्थलखंड की संख्या बहुत कम है, अर्थात इसका क्षेत्र बहुत कम है, तो यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर जो स्थल हैं वह 19% भाग पर पाए जाते हैं और जो जल है या समुद्र है वह कितने प्रतिशत भाग पर? 81% भाग पर विस्तृत है। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जल का निक्षेप या जल का विस्तार किस तरीके से है। उत्तरीय गोलार्ध में स्थलखंड की संख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल में स्थलखंड ज्यादा फैले हुए हैं और जलखंड कम फैला हुआ है। यदि हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो यहां पर स्थलखंड जो है वह कम क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और जो जलखंड है वह अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसीलिए तो जो दक्षिणीय गोलार्ध है यहां पर जो पवनें चला करती हैं जिन्हें पछुआ पवनें कहा जाता है, ये पवनें बहुत तीव्र गति से जब यहां पर चलती हैं तो इन्हें 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जल की मात्रा ज्यादा होती है, स्थल की मात्रा कम होती है और इन पवनों के मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं आती। इसलिए इन्हें गरजता 40, 50 और चीखता 60 के नाम से जाना जाता है। यह अलग पढ़ने का विषय है, लेकिन मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब आपको लग रहा होगा कि पूरी पृथ्वी पर इतनी ज्यादा मात्रा में जल है तो फिर हम जल संरक्षण की बात क्यों करते हैं? तो दोस्तों, ये जो जल है जो इतने ज्यादा क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, यदि हम उत्तरीय गोलार्ध की बात करें तो वहां पर 40% क्षेत्र पर और दक्षिणीय गोलार्ध की बात करें तो वहां पर 81% या 81% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। वो सारा का सारा जल कैसा है? खारा है, खारे पानी का स्रोत है। सिर्फ लगभग 2% भाग ही शुद्ध मीठे पानी के रूप में उपस्थित है, लेकिन वह 2% या 2% जो जल है वह भी ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है।
किसके रूप में जमा हुआ है? बर्फ के रूप में। तो आपको जो पीने योग्य जल है वो बहुत ही अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। इसीलिए तो जल संरक्षण की बात की जाती है कि आपको यदि पीने योग्य जल उपलब्ध कराना है या प्राप्त करना है तो उसके लिए जल का संरक्षण करना पड़ेगा। उसके लिए अलग अलग विधियां होती हैं। जल संरक्षण या जल विज्ञान के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं कि जल का संरक्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि जो बारिश होती है उसके जल का हम एकत्रण कर सकते हैं, या फिर जो नदियों द्वारा बहकर जल समुद्र में चला जाता है उन नदियों पर बांध बनाकर हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। जहां पर पानी की कमी है वहां पर नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाकर, और जहां पर पानी की अधिकता है, जहां पर बाढ़ की समस्या होती है वहां पर हम बांध बनाकर या फिर नदियों के पानी को किसी और दिशा में ले जाकर जल का संरक्षण कर सकते हैं। यह हमारा अध्ययन करने का विषय नहीं। हमारा अध्ययन करने का विषय क्या है? जल है, समुद्र विज्ञान है। तो आपको समझ में आया कि यदि पृथ्वी को हम दो गोलार्धों में बांट देते हैं तो उत्तरीय गोलार्ध में जल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तृत है और दक्षिणीय गोलार्ध में जल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तृत है। अब हम बात कर लेते हैं महासागरों की। स्थल खंड के अंतर्गत महाद्वीपों की बात की थी कि कितने महाद्वीप हैं आपके, तो 7 महाद्वीप हैं। महासागरों की बात करें तो 5 महासागर हैं। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो महासागरों में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है प्रशांत महासागर, अर्थात सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जो कुल भूभाग के 45.70% भाग पर फैला हुआ है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जब हमने अध्ययन किया था तो उसके अंतर्गत हमने बताया था कि जो पैंथालासा था उसका ही बचा हुआ भाग किसके रूप में उपस्थित है, तो वह प्रशांत महासागर के रूप में उपस्थित है। तो विश्व का यदि सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, जो कि 45.70% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। दूसरे स्थान पर आता है अटलांटिक महासागर, जिसकी आकृति एस के आकार की है, जिसके यदि हम पश्चिम की बात करें तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, और पूर्व की बात करें तो पूरब की ओर यूरोप और अफ्रीका है। तो इन चारों महाद्वीपों के बीच में स्थित एस आकार की आकृति का जो महासागर है उसे अटलांटिक महासागर कहा जाता है। और इसके निर्माण की प्रक्रिया तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है वह पश्चिम की ओर खिसक रहे थे, जो यूरोप और अफ्रीका है वह पूर्व की ओर खिसक रहे थे, और इस तरीके से खिसकने से दो प्लेटों के बीच में कौन सा क्षेत्र बन रहा था? अपसारी क्षेत्र बन रहा था, और अपसारी क्षेत्र के द्वारा यह एस आकृति का महासागर अस्तित्व में आया, जिसे अटलांटिक महासागर कहा जाता है। तो यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है, जो कि 22.83% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तीसरे स्थान पर आता है हिंद महासागर, जिसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है, और यह भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। इसे अर्ध महासागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो उत्तरी भाग होता है वह कटा फटा है। कैसा है? कटा फटा है, इसीलिए इसे अर्ध महासागर कहा जाता है। और यह क्षेत्रफल के हिसाब से कहा जाए तो तीसरे स्थान पर आता है, 20.34% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। पांचवें पर आता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर 3.91% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और फिर आता है दक्षिण महासागर, जो कि बहुत कम क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो इस तरीके से जो आपके महासागर हैं वह 5 हैं। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। आर्कटिक महासागर की स्थिति की बात करें तो यह पृथ्वी के उत्तरीय ध्रुव में स्थित है। कहां पर है? उत्तरीय ध्रुव में स्थित है। तो क्लियर हुआ ये 5 प्रकार के महासागर। क्षेत्रफल के हिसाब से भी आपको याद रखना है कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। यदि हम शुद्ध पेयजल के रूप की बात करें तो वह मात्र पूरी पृथ्वी पर 2.5% ही पाया जाता है। कौन? जो पीने योग्य जल है, जो शुद्ध मीठा जल है, और वो भी जल हिमानी और हिमपेटियों के रूप में कैसा है? जमी हुई अवस्था में है, अर्थात उसका उपयोग हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे। और यदि हम पीने योग्य जल की बात करें तो वह बहुत ही अल्प मात्रा में उपस्थित है, इसीलिए जल संरक्षण की बात की जाती है। क्लियर हुआ?
चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ परिभाषाओं को हम समझ लेते हैं, क्योंकि आप समुद्र विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और जब आप समुद्र विज्ञान का अध्ययन करते हैं या फिर एटलस को खोलकर पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी शब्दावली देखने को मिलती हैं, जैसे कि महासागर या फिर सागर या फिर खाड़ी। खाड़ी में भी दो प्रकार की खाड़ियां देखने को मिलती हैं, एक गल्फ और एक वे। तो इसी तरीके से बहुत सारे पर्वत, कटक मिलता है, प्रवाल मिलता है, द्वीप मिलते हैं, ग्वाट मिलता है। तो ये क्या होते हैं, इन्हें हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। ये शब्दावलियां 3-3 नंबर में आपसे पूछी जा सकती हैं। बात करें महासागर की, तो महासागर किसे कहते हैं, तो जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई सीमा ना हो, अर्थात अथाह जल का क्षेत्र क्या कहलाता है, महासागर कहलाता है। जलमंडल का सबसे विस्तृत क्षेत्र, सबसे बड़ा क्षेत्र महासागर कहलाता है। इनकी जो औसत गहराई होती है वह 3800 मीटर के लगभग होती है। ध्यान रखिए, औसत गहराई, अर्थात कहीं कहीं पर इसकी गहराई बहुत ज्यादा भी हो जाती है, जैसे कि उदाहरण में आप मेरियाना गर्त को ले सकते हैं जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। कितनी है, 11,022 मीटर। और कहीं पर यह थोड़ा सा उथला भी हो सकता है। यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो महासागरों की औसत ऊंचाई 3800 मीटर के लगभग होती है। एक शब्दावली आती है जिसे बोला जाता है उच्चतामितीय वक्र। उच्चतामितीय वक्र क्या होता है, जो समुद्र होता है और जो स्थल होता है, तो स्थल की सबसे ऊंची जगह और समुद्र की सबसे नीची जगह के मध्य एक वक्र बनता है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है उच्चतामितीय वक्र। देख लेते हैं परिभाषिक रूप में, स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चतामितीय वक्र कहा जाता है, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। महासागरीय जल की दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि जो महासागरीय जल है उसके कितने गुण होते हैं, तो दो गुण होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से, एक होता है तापमान और दूसरा होता है लवणता। मैं आपको बता दूं कि जो महासागर हैं उनका तापमान एक स्थिर ही रहता है, इनके ताप के मान में अंतर बहुत ही कम होता है। यदि तापमान की बात करें तो महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री से लेकर 33 डिग्री तक होता है। कितने से, 5 डिग्री से लेकर 33 डिग्री तक। जहां पर जल का क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है वहां पर तापमान के मान में अंतर बहुत कम होता है, और जहां पर सागर या महासागर स्थल रूपों से घिरे हुए होते हैं वहां पर इनके ताप के मान में अंतर अर्थात तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। और औसत यदि तापमान की बात करें तो 5 डिग्री से 33 डिग्री के मध्य इसका तापमान पाया जाता है। उसी तरीके से महासागरों की यदि हम लवणता की बात करें तो वह 35 प्रति हजार के लगभग पाई जाती है। ठीक है, कैसी पाई जाती है, 35 प्रति हजार के। अब दूसरी परिभाषा में हम समझ लेते हैं समुद्र को, अर्थात सागर को। सागर को ही क्या कहा जाता है, समुद्र कहा जाता है। और समुद्र का बड़ा भाग क्या कहलाता है, महासागर कहलाता है। तो जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ स्थल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो क्या कहलाता है, सागर या समुद्र कहलाता है। उदाहरण के रूप में आपने प्रायद्वीपीय भारत तो देखा होगा। प्रायद्वीपीय भारत के यहां पर क्या है, एक बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी। उसी तरीके से आपने दक्षिण में देखा होगा तो यहां पर क्या है, हिंद महासागर। और आपने पश्चिम की ओर देखा होगा तो यहां पर है अरब सागर। तो अब आपको सोचने में लगा होगा कि यहां पर अरब सागर लिखा हुआ है, यहां पर खाड़ी लिखा हुआ है और यहां पर महासागर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि महासागर क्या होता है, अथाह जल का क्षेत्र होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, उसे महासागर कहा जाता है। लेकिन अब यह परिभाषा तो हमें समझ में आ गई, लेकिन आखिर सागर और खाड़ी में क्या अंतर है। देखने में तो दोनों एक जैसे ही प्रतीत हो रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा, ये जो है इस तरीके से घिरा हुआ है, यहां पर अफ्रीका लग जाता है, यहां पर प्रायद्वीपीय भारत लग जाता है, यहां पर हिंद महासागर लग जाता है। तो यहां पर आप देखिए जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ स्थल से घिरा हो, तो यह 3 तरफ स्थल से घिरा हुआ है। यहां पर यहां पर प्रायद्वीपीय भारत आ जाता है, यहां पर अरब प्रायद्वीप आ जाता है, यहां पर अफ्रीका आ जाता है और यहां पर क्या आ जाता है, फिर हिंद महासागर आ जाता है। तो यह 3 और किससे घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ है, और एक और किससे घिरा हुआ है, सागर से, महासागर से घिरा हुआ है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सागर कहा जाता है। खाड़ी की परिभाषा मैं आपको भी बता दूंगा। खाड़ी में क्या होता है, यह 2 ओर स्थल से घिरा होगा, एक ओर टापुओं से घिरा होगा और एक ओर इसका मुहाना महासागर या सागर से लग रहा होगा। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं।
ध्यान रखिए, सबसे बड़ा होता है महासागर, उससे छोटा होता है सागर और उससे छोटी होती है खाड़ी। अब ध्यान रखिए, खाड़ी में भी दो प्रकार की परिभाषाएं आती हैं, एक आता है गल्फ और एक आता है वे। उसको हम आगे जाके समझने का प्रयास करते हैं। आपको ये दो परिभाषाएं समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, गल्फ को देख लेते हैं। गल्फ को भी हिंदी में खाड़ी कहा जाता है और वे को भी हिंदी में खाड़ी कहा जाता है, लेकिन दोनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं, दोनों की स्थलाकृतियां अलग अलग होती हैं। गल्फ समुद्र के स्थलीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाने से बना जल क्या कहलाता है? गल्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? गल्फ। गल्फ को भी खाड़ी कहा जाता है। उदाहरण में आप मैक्सिको की खाड़ी देख सकते हैं। जब आप उत्तर अमेरिका का चित्र देखते हैं तो इस तरीके से आकृति बनती है। ये यहां पर जो है वो गल्फ की खाड़ी आ जाती है, फ्लोरिडा आ जाता है, ये ग्वाटिन आ जाता है। तो ये क्या है? यहां पर आपने देखा होगा, यहां सागरीय जल क्या होता है? स्थल भाग में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद जो क्षेत्र बनता है उसे क्या कहा जाता है? गल्फ कहा जाता है। उदाहरण में आप मैक्सिको की खाड़ी को देख सकते हैं। इसके बाद आता है वे को भी खाड़ी कहा जाता है, जैसे वे ऑफ बंगाल। इसमें क्या होता है? जिसके दो किनारे स्थल से घिरे हुए हों तथा एक तरफ टापुओं का समूह हो और दूसरी तरफ मुहाना समुद्र से मिला हो। किससे मिला हो? समुद्र से, अर्थात सागर से मिला हो, उसे वे कहा जाता है, जैसे कि वे ऑफ बंगाल। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को महासागर, सागर और खाड़ी में वे और गल्फ में अंतर समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही आपसे परिभाषा पूछे तो आपको उसके हिसाब से उसकी परिभाषा 3 नंबर में लिख देना है। ध्यान रखिएगा, यदि खाड़ी की परिभाषा पूछी जाती है तो आपको इंग्लिश में देखना है कि वह गल्फ आपसे पूछ रहा है या फिर वे आपसे पूछ रहा है, क्योंकि यदि आपने खाड़ी समझ पर कोई भी और परिभाषा लिख दी तो आपके नंबर कट सकते हैं। बाद में आप सोचेंगे कि आपको नंबर क्यों नहीं दिया, आपने परिभाषा तो सही लिखी थी, प्रशांत सर ने तो हमको सही परिभाषा बताई थी। तो परिभाषा सही है लेकिन खाड़ी की अलग अलग है, एक वे अलग होता है और गल्फ अलग होता है। इस तरीके से दोनों की परिभाषाएं अलग अलग आपसे पूछी जा सकती हैं। हिंदी में खाड़ी ही लिखा रहेगा लेकिन इंग्लिश में अलग अलग मीनिंग दिए होंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और शब्दावली है शोल। शोल किसे कहते हैं? जलमग्न उत्थान का वह भाग जहां पर जल की गहराई कैसी होती है? छिछली होती है, अर्थात उथली होती है। यह प्रवालों से निर्मित नहीं होता है, अर्थात यहां पर प्रवाल नहीं पाए जाते, प्रवालों के द्वारा इसका निर्माण नहीं होता। ऐसा क्षेत्र जिसका निर्माण प्रवालों के द्वारा ना हुआ हो फिर भी उसकी जो गहराई है वो छिछली हो, उथली हो, ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? शोल कहलाता है। बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। तो देखिए, रीफ तो आपको पता होगा एक प्रवाल पाए जाते हैं, है ना, जो मूंगा चट्टानों से निर्मित होते हैं। लेकिन यदि इनका विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है और वह नाव या जो बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं उनके मार्ग में अवरोध का काम करते हैं या एक पर्वत के समान बीच समुद्र में उठे हुए प्रतीत होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बैरियर रीफ और ग्रेट बैरियर रीफ। जब इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाता है तो इसी को ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ। 3 नंबर में पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जो कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पास में है। क्या है? तो संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। कहां पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी यह लगभग कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 300 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। एक शब्दावली आती है सारगैसो सागर। सारगैसो सागर क्या कहलाता है? 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो एस आकार का आपका महासागर है जिसे अटलांटिक महासागर कहा जाता है, इसे विषुवत रेखा 2 भागों में बांटती है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो है इसे 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी अटलांटिक महासागर और एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसमें 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य। ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज की यदि आपको स्थिति ज्ञात करनी है तो 2 चीजों के आधार पर ज्ञात होती है। एक तो अक्षांश कि यह कितने अक्षांश से कितने अक्षांशों के बीच में है, दूसरा वह कितने देशांतर से कितने देशांतर के बीच में है। जब आपको देशांतर पता हो जाएगा
कि पूर्वी विस्तार उसका कितने देशांतर में है, पश्चिमी विस्तार उसके कितने देशांतर में है, उत्तरीय विस्तार उसका कितने अक्षांश में है और दक्षिणीय विस्तार उसके कितने अक्षांश में है, तो उसका आप क्षेत्रफल और उसकी आप स्थिति दोनों को ही ज्ञात कर सकते हैं। तो जो आपका सारगेसो सागर है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। और कैसा है ये, तो प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत जल का क्षेत्र है। कैसा है, शांत और स्थिर जल का क्षेत्र है। इसे ही क्या कहा जाता है, सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। तो यदि आपसे सारगेसो सागर पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य। अब यहां पर तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि उत्तरी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर क्यों लिखा हुआ है। यहां पर अलग अलग लिखा होना चाहिए था, जैसे कि 35 डिग्री में अलग आता, 75 डिग्री में अलग आता, इसी तरीके से 20 डिग्री में अलग उत्तरी आता और 40 डिग्री में अलग आता। मैं आपको समझा देता हूं। जिस तरीके से आप भारत का क्षेत्रफल का विस्तार पढ़ते हैं और वहां पर आपको पूर्वी और पश्चिमी देखने को मिलता है, यहां पर भी क्या होगा, आपको उत्तरीय और क्या देखने को मिल रहा है, पश्चिमी देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी को जो विषुवत रेखा है वो दो भागों में बांटती है, एक उत्तरीय और एक दक्षिणीय। और जो 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा है वह है प्रधान यामोत्तर रेखा है, वह इसे दो गोलार्धों में बांटती है, एक पूर्वी और एक दक्षिणी। ये देशांतर रेखा है और ये विषुवत या फिर आपकी अक्षांश रेखा है। अब कोई भी चीज यदि यहां पर पाई जाती है तो उसे क्या माना जाएगा, उसे माना जाएगा कि एक देशांतर में कैसा है, सॉरी अक्षांश में कैसा है, उत्तरीय है। तो अक्षांश में देखिएगा ये कैसा है, उत्तरीय अक्षांश में। क्यों, क्योंकि जो अटलांटिक महासागर है उसके उत्तर में स्थित है। उसी तरीके से यदि देशांतर की बात करें तो जो चीज इस तरफ होगी वो पूर्वी होगी और जो इस तरफ होगी वो पश्चिमी होगी। तो ये कहां पर है, यहां पर है, तो क्या माना जाएगा, पश्चिमी। और मान लीजिए उसका विस्तार इस तरीके से है तो हम क्या पढ़ेंगे, इस अक्षांश से इस अक्षांश के बीच, और कैसा रहेगा, यह उत्तरी अक्षांश में रहेगा। देशांतर में कैसे पढ़ेंगे हम, इस देशांतर से इस देशांतर के बीच, और दोनों ही कहां रहेंगे, पश्चिमी देशांतर में रहेंगे। तो इसीलिए इसे उत्तरी और पश्चिमी रूप में पढ़ा जाता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सारगेशम की। सारगेशम क्या कहलाता है, तो गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विषुवतीय धाराएं, ये क्या होती हैं, ये समुद्री जल धाराएं होती हैं जो प्रकृति में कुछ गर्म होती हैं तो कुछ ठंडी होती हैं। तो गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच में स्थित जो शांत जल का क्षेत्र होता है, और उस शांत जल के क्षेत्र में जो जड़ विहीन घास फैली होती है उसे सारगेशम कहा जाता है। और एक किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सारगेशम कहा जाता है। और जहां पर यह पाया जाता है उसी के आधार पर, इसी सारगेशम घास के आधार पर इसका नाम सारगेसो सागर रखा गया है। इसका क्षेत्रफल 11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहां पर अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता कितनी है, 37% है। अर्थात जो अटलांटिक महासागर है वहां की सर्वाधिक लवणता सारगेशम क्षेत्र में अर्थात सारगेसो सागर में पाई जाती है। और यहां का तापमान लगभग कितना होता है, 26 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। सारगेसो सागर को सर्वप्रथम किसके द्वारा देखा गया था, तो स्पेन के नाविकों के द्वारा देखा गया था। ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा में भी 3 नंबर में पूछे जाने की संभावना बन सकती है। तो ये आप ध्यान रख लीजिए कि सारगेशम जो है वह किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किन्होंने सबसे पहले देखा, तो स्पेनिश लोगों ने देखा। और सारगेसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो महासागरीय मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है, सारगेसो सागर को जाना जाता है। तो यदि महासागरीय मरुस्थल लिखा जाए तो आपको समझ जाना है कि सारगेसो सागर के विषय में पूछा जा रहा है। एक शब्द आता है गाइयाट। गाइयाट क्या होता है, जिस तरीके से आपके स्थल में पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं जिनके जो शीर्ष होते हैं वो सपाट होते हैं और जिनके किनारे जो होते हैं वो खड़े ढाल के समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। वही पठार यदि समुद्र क्षेत्र में उनके निचले तली में पाए जाएं तो उन्हें गाइयाट कहा जाता है। तो सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत क्या कहलाते हैं, गाइयाट कहलाते हैं। बात कर लेते हैं मेरियाना गर्त।
जो कि विश्व की सबसे गहरी गर्त है। इसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका एक और उपनाम है, क्या है? चैलेंजर गर्त। यह प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित है। तो कहां पर स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। गुआम द्वीप के समूह किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। कैसा है? सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। अर्थात जो विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उसे भी यदि उल्टा करके मेरियाना गर्त में डाल दिया जाए तो डालने के बाद भी 200-300 मीटर गहराई क्या हो जाएगी? बच जाएगी। समझ रहे हैं आप कितनी गहरी यह गर्त है? कुछ चीजें हैं महत्वपूर्ण, ये आप ध्यान रख लीजिए कि जो लवणता है उसे प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। लवणता को किस में व्यक्त किया जाता है? प्रति हजार में। समुद्री जल की जो औसत लवणता है वह 35 प्रति हजार होती है। कितनी होती है? 35 प्रति हजार होती है। इसी तरीके से 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। कहां पर? ध्यान रखिएगा, कहां पर? उत्तरीय गोलार्ध में। कहां पर? कहां? 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरीय क्षेत्रों में और दक्षिणी अक्षांशों में 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। अब ये यहीं पर क्यों पाई जाती है उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूं। तो देखिएगा, दोनों गोलार्धों की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा ये क्या है? विषुवत क्षेत्र कहलाता है। 23.5 डिग्री क्या कहलाता है? कर्क रेखा का क्षेत्र कहलाता है। और 23.5 डिग्री जो होता है दक्षिण, ये क्या कहलाता है? मकर रेखा का क्षेत्र कहलाता है। अब इन्होंने बोला है कि 10 से 30 डिग्री के मध्य दक्षिणी गोलार्ध में और 20 से, कहां से? 20 से 40 डिग्री के मध्य उत्तरीय गोलार्ध में लवणता सर्वाधिक होती है। यहां पर लवणता ज्यादा क्यों नहीं होती? तो दोस्तों क्या होता है, जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा पर वैसे देखा जाए तो तापमान सर्वाधिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें 0 डिग्री अक्षांश पर वर्ष भर समानांतर पड़ती रहती हैं। अर्थात यहां पर दिन और रात वर्ष भर समान होते हैं, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, दिन रात बराबर होते हैं। लेकिन कर्क रेखा और जो कर्क रेखा होती है और मकर रेखा होती है, यहां पर दिन रात की समय अवधि घटती बढ़ती रहती है। जैसे यदि हम मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और सबसे छोटी रातें जो होती हैं यहां पर होती हैं। क्लियर हुआ? सॉरी, हाँ, सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रातें होंगी। लेकिन इसके विपरीत जब सूर्य यहां पर होगा दिसंबर के समय, तो यहां पर क्या होगा? दिन सबसे छोटा होगा और रातें सबसे बड़ी होंगी। ठंड के टाइम पे आप देखते हैं 22 दिसंबर के बाद आपकी बड़े दिनों की छुट्टियां भी लग जाती हैं। क्यों? कहा जाता है कि 22 दिसंबर के बाद अब दिन बड़े होने लगेंगे, क्योंकि इसके पहले दिन छोटा होता है और सबसे छोटा दिन कर्क रेखा पर जहां पर हम लोग निवास करते हैं 22 दिसंबर को पड़ता है। तो यहां पर दिन और रात में अंतर होता रहता है और तापमान में भी अंतर होगा। लेकिन जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, यहां पर दिन और रात वर्ष भर समान होते हैं। लेकिन यहां पर एक लूप होल भी है। यहां पर दिन रात समान भले ही होते हैं, लेकिन यहां पर वर्ष भर वर्षा भी होती है। दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक यहां पर वर्षा होती रहती है, जिस कारण से यहां पर तापमान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और जो विषुवत रेखा, जो कर्क रेखा है और जो मकर रेखा है, यहां पर तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर जाने पर और दक्षिण की ओर जाने पर तापमान कम होता है, परंतु अपवाद स्वरूप 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 0 से यहां तक जाने पर तापमान में वृद्धि होती है और फिर यहां से तापमान में फिर कमी आना चालू हो जाती है। क्लियर हुआ? तो यहां पर तापमान क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। जब तापमान सबसे ज्यादा होगा तो पानी के वाष्पीकरण की दर भी सबसे ज्यादा होगी, और जब पानी के वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी तो लवण नीचे रह जाएंगे और पानी वाष्पित होकर महासागरों का ऊपर चला जाएगा। दूसरा, यहां पर स्थल क्षेत्र भी है। स्थल क्षेत्र होने के कारण जो नदियां होती हैं वह सागर में स्थल रूप से लवणों को बहाकर सागरों में ले जाती हैं। तो ये इसके कारण भी यहां पर लवणता अधिक पाई जाती है। तो आपको समझ में आया कि यहां पर ही लवणता सबसे ज्यादा क्यों होती है। चलिए, तुर्की की जो वान झील है वहां पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो तुर्की की वान झील है, जहां की लवणता 330% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 330। और दूसरा आता है मृत सागर, जो कि जॉर्डन में स्थित है। मृत सागर की लवणता
लवणता कितनी है? 238% है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे ज्यादा लवणता कहां पर पाई जाती है, तो बान झील में ही पाई जाती है, जो कि तुर्की में स्थित है, और दूसरे स्थान पर मृत सागर आता है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर लेते हैं समलवण रेखा की। समलवण रेखा क्या कहलाती है? तो समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, अर्थात कहीं की लवणता कम है, कहीं की लवणता अधिक है, लेकिन जहां पर लवणता समान है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, तो जो समान लवणता वाले क्षेत्र हैं, खारेपन वाले क्षेत्र हैं, उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या बोला जाता है? समलवण रेखा, आइसोहेलाइन कहा जाता है। यह पूछा जाता है। महासागरीय जलधारा की बात कर लेते हैं कि महासागरीय जलधारा क्या कहलाती है। तो एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। जिस तरीके से वायु की धारा गमन करती है, उसी तरीके से जल की धारा भी गमन करती है, और यदि इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, लंबाई बहुत अधिक होती है, तो इन्हें जलधारा के रूप में जाना जाता है। विश्व की कुछ महत्वपूर्ण गर्तों की भी बात कर लेते हैं कि कौन से महासागर में कौन कौन सी गर्तें हैं और इनकी गहराई कितनी है। तो यदि हम प्रशांत महासागर की बात करते हैं, तो प्रशांत महासागर की जो सबसे गहरी गर्त है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी गर्त मानी जाती है, जिसे मेरियाना गर्त कहा जाता है, या फिर इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, इसकी गहराई 11,022 मीटर होती है। दूसरी मिडनाओ गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में पाई जाती है, जिसकी गहराई 10,500 मीटर होती है। इसके बाद टोंगा गर्त भी प्रशांत महासागर में पाई जाती है, और इसकी गहराई 9,000 मीटर होती है। बात कर लेते हैं अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको जो गर्त है, जो कि पश्चिम द्वीप समूह में पाई जाती है, उसकी गहराई 8,392 मीटर होती है। अर्थात आप समझ रहे होंगे कि प्रशांत महासागर में जितनी भी गर्तें हैं, वह सबसे गहरी गर्तें हैं। अटलांटिक महासागर की जो सबसे गहरी गर्त है, वह टोंगा गर्त से भी कम गहरी है। फिर आती है रोमसे गर्त, जो कि 7,254 मीटर गहरी है, जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में सुंड्रा गर्त, जो कि यहाँ की सबसे गहरी गर्त है, जिसकी गहराई 8,152 मीटर है, वह जावा द्वीप के समीप पाई जाती है। तो इस तरीके से यदि आपसे कुछ गर्तें पूछ ली जाएं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी गर्त किस महासागर के अंतर्गत आती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है, आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है कि विश्व का सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाला देश भी कौन सा है? कनाडा है। अब हम बात कर लेते हैं महासागरीय उच्चावच की। जब आप महासागर में अंदर की ओर जाते हैं, उसकी गहराई की ओर जाते हैं, तो वहां पर विभिन्न स्थलाकृतियां आपको देखने को मिलती हैं, विभिन्न उच्चावच आपको देखने को मिलते हैं। तो हम देख लेते हैं कि आखिर महासागर के अंदर कौन कौन से उच्चावच पाए जाते हैं। तो महासागरीय उच्चावच से पहले तात्पर्य क्या है? महासागरीय तली का ऊंचा नीचा होना ही क्या कहलाता है? महासागरीय उच्चावच कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत महाद्वीपीय मग्न तट आता है। ध्यान रखिए, क्या है? महाद्वीपीय मग्न तट, अर्थात जहां पर महाद्वीप महासागर से मिल रहा होता है, तो वहां पर तट होता है जिसकी गहराई छिछली होती है, बहुत कम होती है, जिसे क्या कहा जाता है? महासागरीय मग्न तट। फिर धीरे धीरे हम गहराई की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, तो वहां पर आता है महाद्वीपीय मग्न ढाल। फिर और आगे जाते हैं तो फिर आता है महासागरीय मैदान। आगे की ओर बढ़ते हैं तो मैदान में ही आते हैं महासागरीय गर्त। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर महाद्वीपीय मग्न तट तक ही महाद्वीप का हिस्सा चलता है। महासागरीय मैदान से महासागरीय बाला हिस्सा आ जाता है, और अब जितनी भी स्थलाकृतियां पाई जाएंगी वह महासागरीय मैदान में ही पाई जाएंगी। जैसे कि महासागरीय गर्त, अन्य में देख लेते हैं तो उनमें महाद्वीपीय कटक, पर्वत, महासागरीय हैं, कटक पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, प्रवाल वलय पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं, और प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो इतने सारे उच्चावच जब हम महासागर की तली की ओर चलते हैं तो पाए जाते हैं। चलिए एक हम डायग्राम के माध्यम से इन उच्चावचों को समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये महाद्वीप वाला हिस्सा है, और यहां से ये जल भरा हुआ है, सागर वाला हिस्सा है। तो ये जो मंद ढाल वाला क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाएगा? महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मग्न तट। तट मतलब जो सबसे पहले हिस्सा आता है। आपने यहां पर देखा है सबसे पहले क्या आता है?
तट आता है। तो जैसे ही महाद्वीप और महासागरों का मिलन होता है तो वहां पर गहराई अचानक से नहीं बढ़ती, इनका जो क्षेत्र होता है बहुत विस्तृत होता है और गहराई धीरे धीरे घटती हुई जाती है, या सॉरी बढ़ती हुई जाती है। आपने देखा होगा जब आप समुद्र के किनारे जाते हैं तो समुद्र के किनारे आप बहुत लंबे तक नहाने के लिए चले जाते हैं, पैदल ही चले जाते हैं, और आप देखते हैं तो वहां पर 1 या 2 फीट या 3 फीट ही पानी भरा हुआ रहता है और बहुत अधिक लंबाई तक। जब आप नक्शे में महासागर का चित्र देखेंगे तो महासागर को कैसे दर्शाया जाता है? ब्लू पानी के रूप में दर्शाया जाता है, नीले पानी के रूप में दर्शाया जाता है। तो जहां पर फिक्का नीला पानी होता है वहां पर गहराई कम होती है, फिर जैसे ही इसका कलर डार्क होता जाता है तो उसकी गहराई बढ़ती जाती है। और आप देखेंगे कि जहां पर भी महाद्वीप वाला हिस्सा है उसके पास में जो पानी है वह उथला दिखाई देता है, और फिर हम बहुत दूर चले जाते हैं तो अचानक से गहराई में क्या आ जाती है? वृद्धि आ जाती है। और आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी जो जहाजें होती हैं जो समुद्र की सतह से ऊपर जितनी दिखाई देती हैं उतनी ही समुद्र के सतह के नीचे होती हैं, तो वह उन्हें जब भी रोका जाता है तो उन्हें मग्न तट पर नहीं रोका जाता, उन्हें मग्न ढाल पर रोका जाता है। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से लंगर डाल के इन जहाजों को ऐसे यहां पर रोक लिया जाता है। ये क्या होती हैं? ऐसी जहाजें होती हैं। तो इन्हें कहां पर रोका जाता है? मग्न ढाल पर रोका जाता है। तो ये जो हिस्सा है जहां पर गहराई कम हो रही है, जहां पर मत्स्य ग्रहण के क्षेत्र होते हैं, वह क्या होता है? आपका मग्न ढाल होता है। इसके आगे वाला महाद्वीपीय ये तट होता है, फिर आता है मग्न ढाल वाला क्षेत्र आता है जहां पर जहाजों को रोका जाता है लंगड़ डाल के। इसके बाद यहां पर मैदान आता है, मैदान जो कि जिसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, और अब यहां पर जो ढाल है वह बहुत ही मंद होगा, अर्थात ढाल नहीं पाया जाता। जितने भी खनिज संसाधन हैं उनका निक्षेपण कहां होता है? तो इन्हीं मैदानों पर होता है। यहीं पर प्रवाल जो होते हैं कभी कभी जमकर या फिर ज्वालामुखी का उद्भेदन होकर यहां पर बहुत बड़े बड़े ऐसे पर्वत भी निकल आते हैं, और यदि ये पर्वत बहुत ऊंचाई पर आ जाते हैं, जल के बाहर आपको दिखाई देने लगते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें द्वीप कहा जाता है। यदि यही पर्वत इस तरीके की आकृति ग्रहण कर लेते हैं जिनका जो सपाट भाग, जो ऊपर वाला शीर्ष वाला भाग होता है वह सपाट होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? गुयाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुयाट कहा जाता है। उसी तरीके से यदि यहां पर भ्रंश पाए जाते हैं जो इस तरीके से होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? महासागरीय भ्रंश कहते हैं। तो क्लियर हो गया? इस तरीके से विभिन्न स्थलाकृतियां महासागर के अंदर भी दिखाई देती हैं जिन्हें महासागरीय उच्चावच कहा जाता है। अब हम इन्हीं चीजों को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि यदि ये आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न या अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाए तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे। अब यदि आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा तो सबसे पहले तो आपको ये फ्लो चार्ट बना देना है, डायग्राम बना देना है, डायग्राम के बाद जो मैं विशेषताएं बताने जा रहा हूं उनको लिख देना है। यदि 5 नंबर में पूछता है तो आपसे फ्लो चार्ट बना देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब यदि आपसे 5 नंबर में अलग अलग भी पूछा जा सकता है, मग्न तट भी पूछा जा सकता है, मग्न ढाल भी पूछा जा सकता है, मैदान भी पूछा जा सकता है और गर्त भी पूछी जा सकती है, तो इस तरीके से इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहां पर हम प्रवाल, वलय, द्वीप इनको नहीं पढ़ेंगे, इनको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। क्लियर है? जब हम प्रवालों का अलग से अध्ययन करेंगे, प्रॉपर अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको प्रवाल द्वीप अलग से हम कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से इनका निर्माण होता है, प्रवाल भ्रंजक क्या कहलाता है, उन सभी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी हम जो मेन चीजें हैं उनको ही देखेंगे, जो कि ये 4 चीजें आती हैं: महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। तो महासागरीय मग्न तट की बात करते हैं तो महाद्वीपों का किनारे वाला भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। यह अपेक्षाकृत उथला होता है और खाड़ियों से घिरा रहता है। तो किससे घिरा रहता है? खाड़ियों से घिरा रहता है। इसकी औसत गहराई जो है वह 150 से 200 मीटर तक होती है, लेकिन चौड़ाई 80 किलोमीटर तक हो सकती है। इनके उथले सागर मत्स्य ग्रहण का प्रमुख क्षेत्र होते हैं। यहां पर मछलियां पकड़ने का काम मुख्य रूप से किया जाता है। संसार का 20% पेट्रोलियम और गैसें कहां पर पाई जाती हैं? मग्न तट पर ही पाई जाती हैं। और यदि हम क्षेत्र के विस्तार की बात करें तो इनका विस्तार लगभग 8.6% भाग पर है। समुद्र का जितना भी टोटल भूभाग है उस पर 8.6% भाग पर किसका विस्तार है? महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। महाद्वीपीय मग्न ढाल की बात करें तो तीव्र ढाल वाले जो स्थल होते हैं, स्थान
या स्थल, स्थान या स्थल, वो क्या कहलाते हैं? मग्न ढाल कहलाते हैं। इनकी गहराई ज्यादा होती है, 200 से 300 मीटर तक हो जाती है। इनका विस्तार, इनका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। तो ध्यान रखिए, अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक विस्तार किसका पाया जाता है? मग्न ढाल का पाया जाता है। क्यों पाया जाता है मैं आपको बता देता हूं। आपको पता होगा कि जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो जो उत्तर अमेरिका है, एक मिनट, हाँ, जो उत्तर अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका है, वैसे ही यदि हम यूरोप की बात करते हैं, अफ्रीका की बात करते हैं, तो यूरोप इस तरफ और अफ्रीका इस तरफ पूर्वी की ओर खिसक रहे हैं, उत्तर अमेरिका पश्चिम की ओर, दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर खिसक रहे हैं। इन्हीं के खिसकने के कारण एस आकृति के किसका निर्माण हुआ है? अटलांटिक महासागर का। जब ये खिसक रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएंगे? तट ज्यादा हो जाएंगे, मैदान कम होंगे, इसलिए जो महाद्वीपीय ढाल ज्यादा हो जाएंगे, तट कम होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर भ्रंशों की उत्पत्ति हो रही है। तो सबसे ज्यादा मग्न ढाल कहां पर पाए जाते हैं? अटलांटिक महासागर में ही पाए जाते हैं। इनका विस्तार कुल भूभाग, जो सागरीय क्षेत्र का कुल भूभाग है, उसके 8.5% भाग पर पाया जाता है। फिर आता है महासागरीय मैदान। महासागरीय मैदान समस्त महासागरीय क्षेत्र का सबसे विस्तृत भाग कहलाता है, ठीक है। और कुल क्षेत्रफल की बात करें महासागर के, तो यह 75.9% क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहां पर भू हलचलें ज्यादा नहीं हो रही हैं। जो प्लेटें हैं वहां पर अभिसरण क्षेत्र तो देखने को मिलते हैं, लेकिन अपसरण क्षेत्र नहीं मिलते। अभिसरण क्षेत्र इसके किनारे में देखने को मिलते हैं, इसका बीच वाला भाग स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। इसलिए मैदान का जो विस्तार है वो कहां पर है? सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में है। फिर आता है महासागरीय गर्त। महासागरों का सबसे गहरे वाला भाग, जैसे कि हम देखते हैं प्यूटोरिको गर्त, मेरियाना गर्त, चैलेंजर गर्त जिसे बोला जाता है, सुंड्रा गर्त सुंड्रा गर्त, तो ये क्या है? ये गहराई वाले क्षेत्र हैं जो दरारों या भ्रंशों के कारण जिनका निर्माण होता है। और ध्यान रखिए, इनका निर्माण महासागरीय मैदान में ही होता है। इनके जो ढाल होते हैं वो कैसे होते हैं? खड़े होते हैं। और महासागरीय नितल पर यह 7% भाग पर फैले हुए हैं। क्लियर है? महासागरीय नितल अर्थात जो मैदान है, मैदान के कुल क्षेत्रफल के 7% भाग पर क्या पाए जाते हैं? गर्त पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह हुआ हमारे महासागरों का उच्चावच। अब महासागरों में अलग अलग उच्चावच भी पूछे जाते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर के उच्चावच, तो उन्हें हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।